अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश ज़मीन का कोई स्थिर टुकड़ा नहीं है, बल्कि बहते हुए पानी का एक विशाल और धड़कता हुआ जाल है, तो शायद कोई भी इसे मजाक ही समझेगा। हाँ बिल्कुल। अक्सर होता ही यही है कि हम किसी भी राज्य को ना बस उसके शहरों या उसके हाईवेज से पहचानते हैं। जी, बिल्कुल। और उसकी राजनीतिक सीमाओं से भी। सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो ये विस्तृत हाइड्रोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल दस्तावेज है, हाँ, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। हाँ, ये दस्तावेज साबित करता है कि यूपी का इतिहास, यहाँ के बड़े शहर, एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि जो घने जंगल है ना, सब कुछ एक ही चीज कंट्रोल कर रही है। और वो है यहाँ की नदियाँ। बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जब हमें नदियों के बारे में गहराई से पढ़ते हैं ना, तो एहसास होता है कि ये महज पानी का बहाव नहीं है। ये नदियाँ असल में वो फाउंडेशन है जो ये तय करती हैं कि कौन सी सभ्यता कहाँ बसेगी और प्रकृति का कौन सा हिस्सा इंसानों से अछूता रहेगा। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, क्योंकि हमारा आज का जो स्रोत दस्तावेज है ना, वो हमें सिर्फ नदियों के नाम नहीं रटाता, बल्कि ये समझाता है कि इन जलधाराओं ने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत कैसे लिखी है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन यही है, अगर हम उत्तर प्रदेश के नक्शे से सारी इंसानी लकीरें मिटा देना, सारे हाईवे हटा दें, तो जो तस्वीर उभरेगी वो बिल्कुल किसी मानव शरीर के क्या कहते हैं उससे, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार तंत्र जैसी होगी। बहुत ही सटीक तुलना है ये। है ना? मतलब जैसे हमारे शरीर में मौजूद धमनियां और नसें लगातार खून पहुंचाकर हमें जिंदा रखती हैं, वैसे ही यूपी का ये पूरा नदियों का सिस्टम काम कर रहा है। तो इस विशाल सिस्टम को समझने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? इस बड़े ढांचे को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले बेसिन के कंसेप्ट को देखना होगा। बेसिन, अच्छा। जी, आसान भाषा में कहें तो बेसिन वो पूरा इलाका होता है जहाँ का सारा पानी ढलान के साथ बहकर किसी एक मुख्य नदी में जा मिलता है। ओके, मतलब एक तरह का कैचमेंट एरिया। बिल्कुल। आप इसे एक बहुत बड़े कटोरे की तरह सोच सकते हैं, जिसमें जो भी पानी गिरता है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ना, उत्तर प्रदेश के पूरे जल निकासी क्षेत्र को मुख्य रूप से 4 बड़े बेसिन में बांटा गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो गंगा बेसिन का है, राइट? जी हाँ, ये राज्य का सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया है। इसमें गंगा के साथ साथ यमुना, घाघरा और गोमती जैसी विशाल नदियां शामिल हैं। अब इस बेसिन की सबसे खास बात क्या है पता है? वो है इसके फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स, मतलब उपजाऊ जलोढ़ मैदान। अच्छा, वो मिट्टी जो नदियां बहाकर लाती हैं। एकदम सही। हजारों सालों से ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर इन मैदानों में बिछा रही हैं। अरे वाह! और यही वजह है कि वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर जैसे जो सबसे अधिक आबादी वाले शहर हैं, ऐतिहासिक शहर हैं, वो इसी गंगा बेसिन में बसे हुए हैं। बिल्कुल। मतलब पानी और उपजाऊ मिट्टी ने खुद इंसानों को इन जगहों पर बसने का एक तरह से निमंत्रण दिया। बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ गंगा बेसिन ही नहीं, इसके ठीक बगल में गोमती बेसिन है जो राज्य के मध्य भाग में है। इसमें लखनऊ, सीतापुर और फैजाबाद जैसे इलाके आते हैं। ये दोनों ही बेसिन मैदानी और कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। तो जाहिर है जहां जमीन समतल है और खेती आसान है, इंसान वहीं बसता है। जी, इंसान हमेशा से पानी और उपजाऊ जमीन के पास ही बसता आया है। तो गंगा और गोमती बेसिन ने तो इंसानों और बड़े शहरों को बसा लिया, लेकिन रिपोर्ट में 2 और बेसिन का भी जिक्र है, बेतवा बेसिन और सोन बेसिन। जब हम राज्य के दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गए। वहां नदियां तो हैं, पर बड़े शहर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का भूगोल एकदम उलट है। बेतवा बेसिन, जिसकी मुख्य नदी यमुना की सहायक बेतवा है, और सोन बेसिन जो दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, ये दोनों मैदानी इलाके नहीं हैं। तो ये कैसे इलाके हैं? ये पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और पठारी क्षेत्र हैं। यहाँ की जमीन खेती के लिए उतनी आसान नहीं है जितनी गंगा बेसिन की है। अच्छा, और इसीलिए इन इलाकों में घने जंगल और वाइल्ड लाइफ ज्यादा है। रिपोर्ट भी बताती है कि सोन बेसिन कई वन्य जीव अभयारण्यों और नेशनल पार्क्स का घर है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें ना, तो समझ आता है कि भूगोल कैसे मानव बस्तियों को डिक्टेट करता है। मतलब इंसान ने शहर अपनी मर्जी से नहीं बनाए,
प्रकृति ने बताया कि यहाँ मैदान है, यहाँ शहर बसाओ और यहाँ पहाड़ियाँ हैं, इसे जानवरों और जंगलों के लिए छोड़ दो। ये सच में बहुत अमेजिंग है। एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक विविधता अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जी बिल्कुल। ये तो बात हुई उस बड़े ढांचे की, यानी बेसिन की। लेकिन जो नदियां इन बेसिन को जीवन देती हैं, उनका बर्ताव कैसा है? क्योंकि ये नदियां भी एक जैसी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश की नदियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए पहली कैटेगरी पर आते हैं, हिमालय की नदियां। मतलब वो जलधाराएं जो कभी नहीं सूखती, क्योंकि उन्हें ग्लेशियरों से लगातार पानी मिलता रहता है। सही कहा। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है गंगा, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है और हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। जी। इसके साथ ही है यमुना, जिसे कालिंदी भी कहते हैं। ये यमुनोत्री से निकलती है और गंगा की सबसे लंबी और सबसे अहम ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है। देखिए, गंगा और यमुना तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इस लिस्ट में कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके नाम और काम दोनों बहुत अलग हैं। जैसे रिपोर्ट में रामगंगा का जिक्र है। रामगंगा गंगा की पहली प्रमुख लेफ्ट बैंक मतलब बाएं किनारे की सहायक नदी है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। अरे वाह! जी, ये नदी महज एक पानी की धारा नहीं है, बल्कि ये उस पूरे इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। वहाँ के बाघ, हाथी और पूरा जंगल इसी रामगंगा के भरोसे जिंदा है। और फिर आगे जाकर ये कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा सरयू नदी भी है, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा की सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ऐतिहासिक शहर अयोध्या इसी के दाहिने किनारे पर बसा है। जी बिल्कुल। और रिपोर्ट में एक और नाम है शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं। हाँ, और शारदा नदी एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है कि नदियाँ सिर्फ इकोलॉजी तक सीमित नहीं होती हैं। मतलब? ये पीलीभीत से यूपी में एंटर करती है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस नदी के पानी और इसके डेवलपमेंट को लेकर ना भारत और नेपाल के बीच एक बाकायदा इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी। अच्छा। जी, जिसे महाकाली संधि कहते हैं। वाओ! मतलब एक नदी जिम कॉर्बेट के जानवरों को पानी पिला रही है और दूसरी नदी 2 देशों को एक मेज पर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के लिए बैठा रही है। नदियों को देखने का ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। बिल्कुल, नदियां कई तरह के रोल प्ले करती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट में एक और हिमालयी नदी का नाम है राप्ती नदी, और इसे एक बहुत ही अजीब टाइटल दिया गया है, गोरखपुर का शोक, यानी सौरो ऑफ गोरखपुर। अब तक तो हम नदियों को लाइफ सेवर, उपजाऊ मैदान बनाने वाली ताकत मान रहे थे। अगर इसे शोक कहा जाता है तो मतलब नदियां सिर्फ जीवन दायिनी नहीं बल्कि विनाशकारी भी हैं। देखिए, नदियां हमेशा से एक दोधारी तलवार रही हैं। हाँ। राप्ती नदी का उदाहरण हमें इसका मैकेनिज्म समझाता है। वो कैसे? होता क्या है कि जब हिमालय की ये नदियां बहुत ऊंचाई से और बहुत तेज गति से नीचे आती है ना, तो वो पहाड़ों को काट कर अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लेकर आती हैं। तो जब ये तेज पानी अचानक मैदानी इलाके में पहुंचता है तो क्या होता है? यही सबसे बड़ा कैच है। पहाड़ पर पानी की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही नदी यूपी के एकदम समतल मैदानी इलाके में एंटर करती है ना, उसकी स्पीड अचानक कम हो जाती है। अच्छा, स्पीड कम हो जाती है। हाँ, पानी की स्पीड कम होने से वो सारा सिल्ट नदी के तल में जमा होने लगता है, नदी उथली हो जाती है। और जैसे ही मानसून की भारी बारिश होती है, नदी उस अतिरिक्त पानी को संभाल नहीं पाती। पानी किनारों को तोड़कर बाहर आ जाता है और भयंकर बाढ़ का रूप ले लेता है। समझ गया। मतलब हिमालयी नदियों के पानी का वो फोर्स और सिल्ट का डिपोजिशन ही बाढ़ की असली वजह है। ये एक बहुत ही लॉजिकल कारण है कि क्यों एक जीवनदायिनी नदी अचानक विनाशकारी बन जाती है। बिल्कुल। और हिमालयी नदियों की इस कैटेगरी में एक आखिरी प्रमुख नदी गंडक भी है, जिसे शालिग्राम और नारायणी कहते हैं। ये यूपी और बिहार की सीमाओं पर बहते हुए हाजीपुर में गंगा से मिलती है। तो ये तो थी हिमालय की तेज, ऊर्जावान और ग्लेशियर से पोषित नदियाँ। लेकिन अब हम दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं, जो मुझे पढ़ते हुए ना सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी। रिपोर्ट कहती है कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी पेनिनसुलर रिवर्स उम्र में हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है।
मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा। हाँ, मतलब दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी कोई नदी कैसे हो सकती है? ये जियोलॉजी का एक बहुत ही शानदार पहलू है। इसे ऐसे समझिए कि लाखों साल पहले भारतीय प्लेट यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो एक अलग और बेहद प्राचीन जमीन का टुकड़ा था। ओके। जब ये प्लेट उत्तर की तरफ खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब जाके हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय तो यंग फोल्ड माउंटेन है जो उस टक्कर से पैदा हुए। ओहो, मतलब वो जमीन का टुकड़ा और उस पर बहने वाली नदियां हिमालय के बनने से बहुत पहले से वहां मौजूद थीं। एग्जैक्टली। इसीलिए चंबल, केन, सोन और बेतवा जैसी प्रायद्वीपीय नदियां असल में हिमालयी नदियों से उम्र में कहीं ज्यादा पुरानी है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। हाँ, उन्होंने अपने रास्ते ना पहाड़ों के उठने से बहुत पहले ही पठारों के कठोर पत्थरों को काट कर बना लिए थे। अगर मैं हिमालयी नदियों की तुलना उछल-कूद करने वाले ऊर्जावान नए बच्चों से करूं, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां समझदार और शांत बुजुर्गों की तरह हैं, जो सदियों से अपना एक पक्का रास्ता बनाकर आराम से बह रही हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एनोलॉजी है। और इसी समझदार बुजुर्ग वाली कैटेगरी में चंबल सबसे प्रमुख है। चंबल वही जो मालवा के पठार से निकलती है? जी, ये मालवा के पठार से निकलती है और इटावा में यमुना में मिलती है। चंबल का नाम आते ही राष्ट्रीय चंबल नदी अभयारण्य याद आता है। बिल्कुल। इसके अलावा केन नदी है जो मध्य प्रदेश के कैमूर हिल से निकलकर बुंदेलखंड होते हुए बांदा में यमुना में मिलती है। रिपोर्ट में केन नदी के साथ एक और दिलचस्प फैक्ट जुड़ा है। ये किसी शजर नाम के पत्थर के लिए मशहूर है ना? हाँ, शजर एक बहुत ही खूबसूरत और अर्धकीमती पत्थर है जो सिर्फ इसी नदी के तल में पाया जाता है। अच्छा। पत्थरों के अंदर पेड़ पौधों जैसी आकृतियां कुदरती तौर पर बनी होती हैं। ये इस प्राचीन नदी की जियोलॉजिकल रिचनेस को दिखाता है। अरे वाह! और इसके अलावा सोन नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलकर गंगा में मिलती है और उसकी सहायक नदी रिहंद है। अंत में बेतवा नदी का जिक्र है जो विंध्य की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है। इन नदियों को पढ़ते हुए ना मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। क्या? जब हिमालयी नदियों की बात होती है तो हम कृषि मैदान और बाढ़ की बात करते हैं, लेकिन जब इन प्रायद्वीपीय नदियों की बात होती है तो हर नदी के साथ कोई ना कोई बड़ा डैम यानी बांध जुड़ा हुआ है। सही पकड़ा आपने। जैसे चंबल पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, रिहंद नदी पर रिहंद डैम, बेतवा पर माता टीला और पारीखा डैम। ऐसा क्यों है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब भी इनके भूगोल में ही छुपा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब हम हिमालय की नदियों पर इतने आराम से डैम क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हिमालय की नदियां अभी जवान हैं, वो बहुत सारा सिल्ट लेकर आती हैं और उनके आसपास के पहाड़ काफी सॉफ्ट मिट्टी के हैं। वहां बड़े डैम बनाना रिस्की है। अच्छा, जमीन खिसकने का डर रहता है। बिल्कुल। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जिस रास्ते से बहती हैं वो प्राचीन कठोर चट्टानों का पठार है। ये कठोर चट्टानें किसी भी कंक्रीट के डैम के लिए ना एक बहुत ही स्थिर और मजबूत फाउंडेशन यानी नींव का काम करती हैं। वाह! मतलब इंसान ने नदी के भूगोल को डिकोड कर लिया है। जहां समतल और उपजाऊ मिट्टी थी वहां हमने खेती की, और जहां जमीन पथरीली थी वहां हमने नदियों को रोककर जल विद्युत परियोजनाएं और बड़े जलाशय बना लिए। बिल्कुल। भूगोल ही तय करता है कि इंसान इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कैसे और कहां करेगा। हमने बर्फ से पोषित ऊंचे पहाड़ों की नदियां देख लीं। हमने प्राचीन कठोर चट्टानों वाले पठार की नदियां भी समझ लीं। लेकिन रिपोर्ट में ना एक तीसरी कैटेगरी भी है, और वो है मैदानी इलाकों की अपनी नदी। जी। एक ऐसी धारा जिसे जन्म लेने के लिए किसी बर्फ या ऊंचे पहाड़ की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम बात कर रहे हैं गोमती नदी की। गोमती इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम का ना एक बहुत ही अनोखा हिस्सा है। ये हिमालय या प्रायद्वीप से नहीं बल्कि सीधे गंगा के मैदानों के बीच से जन्म लेती है। मतलब बिना किसी पहाड़ के? हाँ। पीलीभीत में एक झील है गोमती ताल, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। वहीं से गोमती निकलती है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मैं बस ये सोचकर हैरान हूं कि बिना किसी ग्लेशियर या पहाड़ी ढलान के सिर्फ एक मैदानी झील से शुरू होकर कोई नदी इतनी बड़ी जल प्रणाली का हिस्सा कैसे बन सकती है? इसे लगातार बहने के लिए पानी कहां से मिलता है? ये दिखाता है कि हमारे मैदानी इलाकों के नीचे मौजूद जो भूजल है ना, मतलब जो ग्राउंड वाटर का भंडार है, वो कितना विशाल और सक्षम है। अच्छा, ये सारा खेल ग्राउंड वाटर का है? बिल्कुल। गोमती नदी पूरी तरह से ग्राउंड वाटर और मॉनसून पर निर्भर करती है। गंगा के मैदान सिर्फ ऊपर से उपजाऊ नहीं है,
उनके नीचे पानी का एक ऐसा समृद्ध सिस्टम है जो खुद के दम पर एक पूरी नदी को जन्म दे सकता है और उसे लखनऊ जैसे बड़े शहर से होते हुए गाजीपुर तक मीलों लंबा सफर तय करवा सकता है। और गाजीपुर में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। हाँ, ये ठीक उस जगह जहां प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। ये वाकई कमाल है कि जमीन के नीचे का पानी एक पूरे इकोसिस्टम को कैसे चला रहा है। सही कहा। ये इस बात का भी सबूत है कि मैदानी पारिस्थितिकी अपने आप में कितनी कंप्लीट है। ये सारी जानकारी वाकई उत्तर प्रदेश को देखने का नजरिया बदल देती है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो हमने शुरुआत में कहा था वो बात बिल्कुल सच साबित होती है। जी, उत्तर प्रदेश का नक्शा वास्तव में पानी के बहने का नक्शा है। चाहे वो जिम कॉर्बेट के जानवरों की प्यास बुझाने वाली रामगंगा हो, अयोध्या किनारे बहने वाली सरयू हो, या कीमती शजर पत्थर को समेटे हुए केन नदी हो, हर एक धारा की अपनी एक अलग कहानी है, अपना भूगोल है और अपना एक मैकेनिज्म है। बिल्कुल, हर नदी इस राज्य के शरीर की एक अहम नस है। लेकिन जाते जाते ना मैं इस रिपोर्ट के एक ऐसे हिस्से पर ध्यान खींचना चाहूंगी जो एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। वो क्या? हमने इस चर्चा में महाकाली संधि और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। जी बिल्कुल। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में हम एक नदी का पानी नहरों के जरिए दूसरी नदी में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। ये चीज हमें दिखाती है कि अब नदियां सिर्फ अपने उस प्राकृतिक रास्ते पर नहीं बह रही जो उन्होंने लाखों साल पहले बनाया था। तो अब क्या हो रहा है? आज इंसान अपनी मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिप्लोमेसी के जरिए उनका रास्ता और उनका भाग्य खुद तय कर रहा है। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे हम शरीर की एक नस को काटकर उसे किसी दूसरी नस से जोड़ रहे हों। ठीक यही बात। और ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। जब हम इन अत्यंत प्राचीन नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ते हैं या संधियों के जरिए पानी बांटते हैं, तो क्या हम केवल अपनी जरूरत के लिए भूगोल को दोबारा लिख रहे हैं? या फिर क्या हम उन नदियों की उस मूल पहचान को हमेशा के लिए बदल रहे हैं जो हिमालय के जन्म से भी पुरानी है? जब इंसान एक प्राचीन सर्कुलेटरी सिस्टम को रीवायर करता है तो उसके लॉन्ग टर्म नतीजे क्या होंगे, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो आसानी से दिमाग से नहीं जाएगा। हमने नदियों को सिर्फ संसाधन की तरह देखना सीख लिया है, लेकिन उनका अपना भी एक वजूद है, एक इतिहास है। अगली बार अगर कोई किसी नक्शे में वो नीली लकीरें देखेगा तो मुझे उम्मीद है कि वो सिर्फ पानी नहीं है बल्कि एक जीवंत इतिहास और एक जटिल साइंस की तरह नजर आएंगी। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस गहरी चर्चा में गोता लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।